नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। जापान का नाम सुनते ही एक ऐसे देश की छवि हमारे आपके दिमाग में उभरती है जो एकदम शांत देश हो, जहां पर कोई खून खराबा ना होता हो, जहां के लोग बहुत अमन चैन से पुरसकून ज़िंदगी जीना चाहते हो। यही वजह है कि जापान में किसी भी आदमी के लिए हथियार का लाइसेंस लेना या हथियार लेना बहुत ही मुश्किल बनाया गया है। वहाँ हथियारों को लेकर के कानून इतने कठिन बनाए गए हैं कि कुख्यात आपराधिक गिरोहों के पास भी हथियार का होना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि 12 करोड़ 70 लाख की आबादी वाले जापान में 2018 में बंदूक से केवल 9 लोगों की मौतें हुई थी, जबकि अमेरिका में यही आंकड़ा 39,000 का बैठता है। शायद जापान दुनिया का ऐसा पहला देश हो जिसने सबसे कठोर कानून बंदूक लेने वालों के लिए बनाए हैं। और बंदूक की दुकानें खोलना, बंदूक का लाइसेंस लेना वहाँ के लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके बाद भी जापान के लोग राजनीतिक हत्याओं के शुरू से लेकर अब तक मूक गवाह हैं और जापान में राजनीतिक हत्याएं होती रही हैं। जापान में बंदूकों से कम मृत्यु दर सांस्कृतिक और कानूनी दोनों कारकों का परिणाम है। एक तरफ जहां अमेरिकी संविधान लोगों की बंदूक तक पहुंच बनाता है, वहीं जापान का संविधान इसे मना करने के आधार के साथ शुरू होता है। 1958 में जापानी कानून में लिखा था, किसी व्यक्ति के पास एक बंदूक ही आग्नेयास्त्र या तलवार नहीं होनी चाहिए। जापान में हैंडगन यानी पिस्तौल निषिद्ध है। 1971 के बाद से छोटी कैलिबर की राइफलें खरीदने, बेचने या स्थानांतरित करने को अवैध बना दिया गया है। एकमात्र बंदूकें जो जापानी नागरिक कानूनी रूप से खरीद सकते हैं वो शॉटगन या एयर राइफल्स हैं। पर इसके लिए भी जापान के लोगों को ज़बरदस्त लिखा पढ़ी करनी पड़ती है, इसके लिए परीक्षा पास करनी होती है और टारगेट पे 95% सटीकता उसे दर्शानी होती है। इसके बाद एक अस्पताल में मानसिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन किया जाता है, फिर पृष्ठभूमि की जांच होती है जिसमें पुलिस रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों और परिवार का इंटरव्यू लिया जाता है। इतना सब होने के बाद भी बंदूक रखने का लाइसेंस मिलता है। लाइसेंसधारी को हर 3 साल में एक क्लास में शामिल होना और एक परीक्षा को फिर से पास करना पड़ता है। जापान के 40 प्रांतों में से किसी भी प्रांत में असलहे की 3 दुकानें हो ही नहीं सकती हैं। लाइसेंसधारियों को कारतूस तब मिलते हैं जब वो पुराने कारतूस वापस करते हैं और बताएं कि उन्होंने कारतूस का कहाँ और क्या उपयोग किया है। जापान आग्नेयास्त्रों के खिलाफ कानूनों को लागू करने वाला पहला देश है। उसने यह आधार बनाया कि एक नागरिक समाज में बंदूकों की कोई भूमिका नहीं होती है। जापान की पुलिस के पास भी 1946 तक आग्नेयास्त्र नहीं थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर अमेरिकी नियंत्रण हुआ, तब अमेरिकी प्रशासन ने जापानी पुलिस को हथियार बंद करने का आदेश दिया। 1993 के एशिया पैसिफिक लॉ रिव्यू में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जापानी पुलिस को अपने अमेरिकी समकक्षों की तुलना में आग्नेयास्त्रों के प्रशिक्षण के लिए अधिक समय मिलता है। जापानी पुलिस को मार्शल आर्ट और हथियार का बराबर प्रशिक्षण दिया जाता है। पुलिस वालों को ड्यूटी के बाद हथियार रखने की मनाही होती है। यहाँ तक कि जापान के कुख्यात याकुजा आपराधिक संगठन भी बंदूकों का उपयोग नहीं करते हैं। इन स्थितियों में किसी के द्वारा बंदूक का इस्तेमाल बेहद हैरान करने वाली बात है। ऐसे में हिंसा, हत्या और अपराध जापान में अनसुनी चीज़ हो तो हैरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जापान के लोग राजनीतिक हत्याओं के गवाह तो हैं ही। 1985 में अपने पहले प्रधानमंत्री के बाद से जापान के 64 नेताओं में से 9% मारे गए। हालांकि इनमें से कई की हत्या अंतर्युद्ध काल में हुई, जब सेना अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रही थी। जापान में राजनीतिक हिंसा के ज़्यादातर कांड दक्षिणपंथी चरमपंथियों द्वारा उन लोगों को टारगेट करके किए गए जिनसे वे असहमति रखते थे। किसी जापानी प्रधानमंत्री की हत्या का आखिरी वाकया 1931 में हुआ था, जब 76 वर्षीय त्सुयोशी अनुकाई को उनके टोक्यो निवास में नौसेना के 11 जूनियर अधिकारियों ने गोली मार दी थी। इस हत्या के बाद जापान में सैन्य साम्राज्य सरकार ने सत्ता संभाली। इसका अंजाम जापान के लिए विनाशकारी द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में सामने आया। वैसे जापान में सेना के कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण स्थापित करने से पूर्व के काल में नेताओं की हत्या अपेक्षाकृत आम बात थी। देश के पहले प्रधानमंत्री हिरोबुमी ईतो को 1909 में एक कोरियाई राष्ट्रवादी द्वारा गोली मार दी गई थी। इसके बाद 1921 से 1932 तक प्रधानमंत्री रहे ताकाशाही कोरिकियो की सैन्य खर्च में कटौती के बाद 1936 में सेना द्वारा हत्या कर दी गई थी।
1918 से 1921 तक प्रधानमंत्री रहे ताकाशी हाराकी दक्षिणपंथी चरमपंथियों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। 1929 से 1931 तक प्रधानमंत्री रहे ओसाची हामागुची की हत्या एक दक्षिण चरमपंथी ने गोली मारकर की। जापान में राजनीतिक हिंसा का एक अजीब कांड 1970 में हुआ, जिसमें जापान के एक लेखक तख्ता पलट करना चाहते थे। लेखक यूकियो मिशिमा ने मध्य टोक्यो में एक सैन्य अड्डे में प्रवेश करके उसके कमांडेंट को बंधक बना लिया। यूकियो मिशिमा जापानी सम्राट के नाम पर सैन्य विद्रोह को प्रेरित करके जापान के 1947 के संविधान को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने सैन्य अड्डे के बाहर इकट्ठे सैनिकों से विद्रोह की अपील की, लेकिन जब उन्हें यह पता चल गया कि उनके विद्रोह का साथ सैनिक नहीं देंगे तो उन्होंने वहीं पर आत्महत्या कर ली। इसके भी एक दशक पहले एक प्रमुख जापानी समाजवादी नेता इनेजीरो असानुमा को एक टेलीविजन बहस के दौरान एक युवक ने पारंपरिक जापानी छोटी तलवार घोंप दी थी। टीवी पर प्रसारित हो रहे कार्यक्रम द्वारा लाखों दर्शकों ने इस हत्या को देखा। इस हत्या को देखने के बाद पूरे देश में सदमा और आक्रोश फैल गया। बताया जाता कि 17 वर्षीय हमलावर युवक को असानुमा के विचार एकदम पसंद नहीं थे, इसलिए उसने उनकी हत्या की। 2007 में नागासाकी के मेयर इचो इतोई की एक संगठित आपराधिक गिरोह के एक सदस्य ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। आपराधिक गिरोहों को हाल के दशकों में अन्य हमलों के लिए भी जिम्मेदार माना गया है। एक छोटे से शहर मिटेक के मुखर मेयर यशीरो पर 1996 में घर पर जानलेवा हमला किया गया था। 2006 में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता कोइची काटो के घर को एक दक्षिणपंथी चरमपंथी द्वारा आग के हवाले कर दिया गया था। यह कांड इसलिए किया गया क्योंकि काटो ने सेना से जुड़े एक विवादास्पद मंदिर में जाने के लिए प्रधानमंत्री की आलोचना की थी। 1990 में नागासाकी के मेयर हितोशी मोटोशिमा को एक दक्षिणपंथी ने गोली मार दी। मेयर हितोशी ने इसके पहले सार्वजनिक रूप से कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने की जिम्मेदारी सम्राट ने ले ली थी। इस लिहाज से देखा तो हम कह सकते हैं कि असलहों पर प्रतिबंध आयत करना भले ही राजनीतिक हत्याओं को रोकने में कामयाब न हुआ हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि उसने जापान में उथल पुथल रोके रखा है, जापान में होने वाली अशांति को रोके रखा है। जापान में होने वाली आम हत्याओं की दर बहुत कम है। यही वजह है कि जापान का नाम लेते ही आपके दिमाग में अमन चैन वाला शांतिपूर्ण देश उभरता है। और यह तो सही है ही कि हथियार जहाँ जितने होंगे वहाँ अपराध हत्याएं उतनी ही ज़्यादा होंगी। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।